हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपके समक्ष हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, उसका उत्तर हमें सटीक दीजिएगा और कम लफ्जों में दीजिएगा। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है पहला कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपके कोई आदरणीय होंगे, माता पिता गुरु, ये तीनों कहते थे कि अगर पढ़ाई को साधना चाहते हो और एक कैपेबल इंसान, योग्य इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहला सिद्धांत था कि पढ़ाई के बीच में कभी भी राजनीति नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार आप आज राजनीतिक परिवेश को देख लीजिए तो राजनीतिक परिवेश में जो स्थिति है वो आपके रोजगार के बीच आ गया है और यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। सर, हमारा दूसरा प्रश्न है सर कि आज आपके कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अपना कार्य स्वयं नहीं करती है बल्कि किसी एजेंसी के माध्यम से करवाया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद समझिए ना कि आपने किसी को काम दिया, आपको होमवर्क दिया गया टीचर के द्वारा और आप अपना होमवर्क दूसरे से करवा रहे हैं, तो आपके मन में या तो आपको अपने पर विश्वास नहीं है या फिर आप उसमें चीटिंग करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो सोर्स दूसरे एजेंसियों को दिया जाता है उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने की जो नौबत होती है, उसी के कारण वो क्या किया जाता है कि आउटसोर्सिंग को दिया जाता है। सर, हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोई भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट और एजेंसी के बीच जब एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत उसका कार्य करना शुरू किया जाता है तो उसके एजेंसी के अंदर जितने भी आपके कार्य करने वाले होते हैं एम्प्लॉय, तो वो कार्य कर रहे हैं और अचानक आपके एग्रीमेंट जो है एजेंसी और सरकारी डिपार्टमेंट के बीच रद्द हो जाता है किसी भी कारणवश, तो अब वो उसके अंदर जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उसका क्या आपके चाहिए? देखिए, इससे पहले जो दो जवाब दिए हैं उसको ध्यान में रखिएगा और तीसरा जवाब सुन लीजिए। कोई भी सरकारी एजेंसी पहले तो किसी प्राइवेट एजेंसी को काम देता है तो सरकारी जो एजेंसी होता है वो कार्यरत होता है, उसको काम मिलता है। प्राइवेट एजेंसी को देता है वो भी भारतीय संविधान के अनुसार उसका भी एग्रीमेंट होता है, यानी कंपनी अधिनियम 2013 उसके अनुसार उसका एग्रीमेंट होता है और उसका भी बाइलॉज बनता है, उसका भी रूपरेखा होता है कि आप अगर किसी कंपनी से, सरकारी कंपनी से काम ले रहे हैं तो आपके लिए जो एम्प्लॉय खट रहा है उसका सुविधा का, उसका सारे चिकित्सा का, उसके रोजगार का समान वेतन अधिनियम में भी बना हुआ है, न्यूनतम वेतन भी बना हुआ है, सारा कुछ नियम है और इन सारे नियमों का पालन कीजिएगा। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे एग्रीमेंट कागज भी उस कंपनी के द्वारा साइन करवाया जाता है, जिसका एक कॉपी कंपनी के पास, एक कॉपी आपके पास होता है। उसमें एक बात का जिक्र हमेशा से होते रहा है, प्रतिनियुक्ति। अब ये प्रतिनियुक्ति क्या है? तो प्रतिनियुक्ति वो है कि अगर कोई कंपनी चल रहा है, यानी वो 5 साल के एग्रीमेंट पर आपको लिया है और कंपनी बीच में किसी गड़बड़ घोटाला में पाया गया और उसको निष्कासित कर दिया गया, तो उसके पास अनगिनत काम है। वो आप, क्योंकि आपका एग्रीमेंट तो बरकरार है,
उसका एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है। इसमें आपकी तो कहीं भी भूमिका नहीं है। तो अनुच्छेद 390 के अनुसार प्रतिनियुक्ति का जो प्रोसेस है भारतीय संविधान में, उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों का प्रतिनियुक्ति होगा और जितने साल का आपने एग्रीमेंट किया है उतने साल का एग्रीमेंट पूरा किया जाएगा और लड़के को निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम में 41 और 42 धारा के अनुसार भी इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद जो भारतीय संविधान है उसमें 14 और 21 जो धाराएं हैं इसके लिए गवाह देती है। तो आप अपने अधिकार के प्रति अगर जागरूक है और ये जो खेल चल रहा है कि हम बच्चों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करवाने के लिए 5 साल के एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं और 3 साल या 2 साल या 1 साल में ही निकाल देते हैं, तो अगर आप प्रतिनियुक्ति अनुच्छेद 390 के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपना पक्ष रखते हैं और साथ में आप सकलांग है या दिव्यांग है, दोनों के लिए आप अनुच्छेद 14 और धारा की कितना 21 के तहत अगर आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। सर मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि 5 साल का जैसे एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के अंदर अगर उसको ऐसा किया जाता तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मान लिया सर कि आपके 5 साल का अगर एजेंसी और आपके डिपार्टमेंट के बीच एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट आपके पूरा हो गया 5 साल तक में, तो 5 साल के बाद वो जब वो कार्य कंप्लीट हो गया तो उसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद सर 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो तो अपनी काम खत्म हो गया, वो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बाहर आपके निकल गया और बेरोजगार हो गया। उस हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? जो 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है सर उस कार्य का, तो सरकार को इस पर क्या कार्य करना चाहिए? सरकार को नीति और चित्र और चरित्र में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वो कंपनी अच्छा कार्य किया है तभी ना 5 सालों का जो अनुबंध है पूरा किया, वो पूरा हुआ है। तो उस स्थिति में जिस सरकारी कार्य को वो संपादित कर रहा था उसके लिए तो कंपनी को अवार्ड मिलेगा। और अवार्ड देने वाले कंपनी को और एम्प्लॉय को कंपनी कैसे हटा दिएगा? जब वो कंपनी सरकार से अनुबंध लिया तो उसका बायलॉज बना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई भी कंपनी होता है उसका एक बायलॉज बनता है और बायलॉज में विभिन्न कार्य को संपादित किया जाता है। अब वो मदर कंपनी जिसके लिए वो कार्य कर रहा था, क्योंकि 5 साल वो कंपनी के भीतर रह के काम किया, उसके लिए एक योजना बने और योजना के तहत ही उसका जॉब को बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि योग्यता और क्षमता, देखिए हर कोई भारत का हर एक नागरिक भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, लेकिन योग्यता और क्षमता की जब बात आती है तब वो नीति निर्देशक तत्व के कारण एक सामान्य व्यक्ति बनता है और एक प्रधानमंत्री बनता है, नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर भी वो नीति निर्देशक तत्व लागू हो। काहे कि भारतीय संविधान में कहा जाता है कि योग्यता और क्षमता के आधार पर आपको पोस्ट दिया जाएगा, आपका परीक्षण किया जाएगा। तो वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता से दोनों कंपनी को गौरवान्वित किया है
और अपनी योग्यता को साबित किया है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार को और नीति आयोग को इस पर विशेष पहल करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा देश जो है वो समृद्धशाली और योग्य बन सके। सर, हमारा एक अगला प्रश्न ये है कि आज जबकि हमारे जितने भी बच्चियां पढ़ रहे हैं वो स्कूल में या कॉलेज में, उसमें सिर्फ आपके उसको किताबी नॉलेज दिया जाता है, और जब वो पढ़ लिख कर निकलते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, लेकिन निकलने के बाद जो सर वो आपके उसको रोजगार न मिलता है, तो न वो आपके कोई दुकान चला सकते हैं, न वो रिक्शा चला सकते हैं, न कोई छोटा कार्य कर सकते हैं। तो क्या आपके सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 10th तक कर रहे हैं, उसमें आपके कोई टेक्निकल नॉलेज दें, जिसके कारण वो आपके पढ़ाई करके निकले, वो स्वयं अपना एक रोजगार बना सके? आपको शायद पता नहीं है कि तमाम स्कूल कॉलेजों को ये कड़े शब्दों में दिशा निर्देश दिया गया है कि आप जितना थ्योरी पर कार्य कीजिएगा, उतना ही प्रयोगशाला का प्रयोग करके आप बच्चों को प्रैक्टिकली बातों को समझाइएगा। इसका एक उदाहरण आपको प्रस्तुत कर देते हैं कि जितने भी अनुदान यूजीसी के तहत और तमाम स्कूल कॉलेज सबकी बात कर रहे, सीबीएसई, यूजीसी, जितने भी पाठ्यक्रम और शिक्षा से रिलेटेड संस्थान है, उनको एक दिशा निर्देश दिया गया है कि आप दोनों चीजों का समावेशित शिक्षा प्रस्तुत कीजिएगा, और प्रस्तुत करने के बाद उसको उस योग्य बनाइएगा। इसलिए भारत में अटल थिंकिंग लैब हर एक स्कूल को दिया गया है। बहुत सारे स्कूल ने उसको स्थापित कर दिया है और बहुत सारे स्कूल ने उसको स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन एक लेटर और एक जो सर्कुलर है वो प्रत्येक स्कूल कॉलेज को गया है कि आप चाहे तो अटल थिंकिंग लैब के अनुसार काम कर सकते हैं, और सरकार और पीएमओ और तमाम भारत का जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, वो आपको मदद देगा। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में नहीं है। उसके बाद उसी में जो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जितने भी अध्ययन अध्यापन के संस्थान है, उनका जितना भी बजट बना है, उससे ज्यादा बजट सभी स्कूलों को समान अधिकार है। शिक्षा का तो समान अधिकार है, आप तो जानते हैं। तो उसमें जो बजट बना है, आप 10 साल का रिकॉर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, किसी भी राज्य का बोर्ड हो, आप निकाल के देखिए तो जितना पैसा आपको पठन पाठन के लिए दिया जाता है, उससे दुगुना पैसा आपको लाइब्रेरी, पुस्तकालय और विभिन्न चीजों के लिए दिया जाता है। तो ये शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हर 5 सालों में नियम चेंज होता है। हमको तो नहीं लगता कि 5 साल में नियम लागू भी होता है। जब तक वो लागू होने के कगार पर होता है, तो उससे पहले ही नियम चेंज हो जाता है, अगला नियम आ जाता है। तो कुछ आराम भी कर लीजिए और जितना नियम बनाए हैं उसका पालन भी हो जाए। आप मेरी बातों पे नहीं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जितना पैसा आपको समान रूप से पठन पाठन के लिए दिया गया है, उससे दुगुना चरगुना पैसा आपको प्रयोगशाला के लिए दिया गया है। और आपने रोजगार से जुड़ा हुआ बात किया, तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं जो मोटे पैसे लेने का काम करते हैं शिक्षा के नाम पर, उनको ये भी दिशा निर्देश है कि आप चाहे तो अपने यहाँ विभिन्न कंपनियों को
आमंत्रित कर सकते हैं और आपके लड़के दूसरे जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पर न भटके, इसके लिए कैंपस सिलेक्शन भी आप वहीं से करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षा में कमियां हैं जिसके कारण ये नहीं होता है। ये सभी लिखित सर्कुलर है, मौखिक नहीं है, और सबके पास इन सारी बातों की जानकारी है।